नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री पवन जैन से। जैन साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले जैन साहब का थोड़ा सा तारुफ कराना चाहेंगे। आप 1987 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक से लेकर अपर महानिदेशक स्तर तक के पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुके हैं। 1987 में जब आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा में सम्मिलित हुए तो फिजिक्स विषय के साथ आपने हिंदी में उसका पर्चा किया और हिंदी की अनुभूति को हम अभी इस कार्यक्रम में उनके चर्चा के दौरान महसूस करेंगे। एक कवि के रूप में आपका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, मैं समय हूँ नाम से, और इसके अलावा आप विश्व हिंदी सम्मेलन में भी सहभागिता कर चुके हैं और अपनी पुलिस से संबंधित पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों से लेकर एक कवि के रूप में अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति को किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है, आज इस कार्यक्रम में हम इनसे चर्चा करेंगे। सर, चर्चा की शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि एक पुलिस अधिकारी की जो छवि होती है वो बड़े कड़क मिजाज और धीर गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति की होती है, और एक कवि एक बड़ा संवेदनशील व्यक्ति होता है, कल्पनाओं की उड़ान भरता है। तो इन दो अलग अलग विरोधाभासी व्यक्तित्वों को आप एक व्यक्ति के अंदर समाहित होना देखना अपने आप में एक बड़ा अद्भुत अनुभव है। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है कि संवेदनाएं मानव के अंदर होती हैं और वर्दी पहनने से पुलिस की संवेदनाओं में कोई अंतर नहीं आता जी। तो मैं मानता हूं कि जब मैं कविता पाठ करने जाता हूं तो ये लोगों के दिमाग में रहता है कि पुलिस और कविता। हाँ। तो हमेशा इन पंक्तियों के माध्यम से मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। हाँ। कि बंद हो थाने के पट ऐसा कभी होता नहीं जी। शहर सोए चैन से बस इसलिए सोता नहीं, कर्म पथ में है मिले मुझको मगर कांटे बहुत, आदमी हूँ कैसे कह दूँ मैं कभी रोता नहीं। क्या बात कही आपने। तो जैन साहब, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा का परिवेश क्या रहा और किस तरह से शिक्षा पूरी करने के बाद आप भारतीय पुलिस सेवा में आए। देखिए, मैं मूलतः देहात से हूँ जी। मेरा जो जन्म स्थान है वो राजस्थान के धौलपुर जिले का एक कस्बा है राजाखेड़ा। हाँ। तो मैं प्रारंभ में जिन स्कूलों में पढ़ा उनमें दो तरह की समस्याएं थीं। जी। कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ बिल्डिंग नहीं थी। हाँ। कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे टीचर नहीं थे। जी। तो मेरा शुरू से ही दौर इस तरह का रहा कि जहाँ हम लोग देहात में रहे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया धौलपुर तो वहाँ भी स्थिति ये थी कि हमारे कॉलेज के जितने लेक्चरर थे वो सब पीएचडी करने के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में गए हुए थे। तो 3 साल तक हमारे साथ फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे साथ केवल लैब असिस्टेंट हुआ करते थे। हाँ। तो उस परिवेश से मैंने बीएससी की, लेकिन जब मैं जयपुर में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो राजस्थान विश्वविद्यालय था जहाँ से मैंने एमएससी की, जी। वहाँ पर पहली बार हमें एक अच्छी फैकल्टी मिली, अच्छा वातावरण मिला। जिस हॉस्टल में रहा वहाँ पे लोग सिविल सेवा की तैयारी करने थे। तो मैं मानता हूँ कि मैं देहात से एकदम जब शहर में गया तो मुझे एक पंख लग गए, मेरी इच्छाओं को पंख लग गए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी सिविल सेवा में बैठूं। तो फिजिक्स तो एक बड़ा जटिल विषय माना जाता है, साइंस में आमतौर पे बच्चे बड़े कतराते हैं इससे। आपकी पढ़ाई में चूंकि आपने फिजिक्स ऑप्ट किया और जब सिविल सर्विसेज में आपने फिजिक्स लिया तो आपने उसको हिंदी में पर्चा दिया, तो ये विरोधाभास किस तरह से? देखिए, विरोधाभास ये था कि मैं ये मानता था कि मैं कहीं ना कहीं जी विज्ञान का विद्यार्थी तो रहा। हाँ। लेकिन चूंकि मेरी पूरी शिक्षा या तो सरकारी स्कूलों में हुई या उन स्कूल कॉलेजों में हुई जहाँ पे कि बहुत अध्ययन नहीं हो पाता था जी। तो मैं कहीं ना कहीं फिजिक्स को, मुझे लगता था कि मैं फिजिक्स को तो अंग्रेजी में लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो 2 और विषय थे इतिहास और जनरल स्टडीज के, उनमें मुझे लगा कि मैं हिंदी में ज्यादा बेहतर लिख सकता हूँ। तो चूंकि 2 विषयों को मैं हिंदी में लिख सकता था, फिजिक्स को चूंकि कोई हिंदी में लिखता नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना ये बीड़ा उठाया जाए। तो मैंने फिजिक्स की किताबें पढ़ी तो अंग्रेजी राइटरों की, अंग्रेजी में पढ़ी पर उनका अनुवाद करके पढ़ी। उस वक्त फिजिक्स की कुछ डिक्शनरी आती थी जिसमें के उन शब्दों के, कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ होते थे, तो मैं पढ़ता था इंग्लिश की किताब में, फिर उनका अनुवाद करके याद करता था। निश्चित रूप से ये एक ऐसी विसंगति है, लेकिन चूंकि मैं मानता हूं कि मैंने उस लक्ष्य को साधा जो बहुत मुश्किल था, लेकिन कई बार मुश्किल लक्ष्य आसान भी हो जाता है। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो आपकी काव्य साधना लंबे समय से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले से ही आप कविताओं के प्रति आकर्षित हुए, मगर ये जो 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंदी अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में काव्य पाठ का सिलसिले का योग कैसे जमा? देखिए, मैंने मंच पर कविताएं तो बहुत पहले से मैंने कहना शुरू किया था। मैं
कॉलेज के समय में कुछ कविताएं लिखता था जिनको मैं कह सकता हूँ कि तुकांत होती थी। लेकिन जब मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में गया जी। और वहाँ मैंने कुछ व्यंग कविताएं पढ़ी तो मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी कविताओं में काफ़ी गंभीरता है और ये आम आदमी को प्रभावित करती हैं। तो जब मैं सरगुजा में पुलिस अधीक्षक था 1995 में, तो वहाँ देश के शीर्षस्थ कवि अशोक चक्रधर, जैमिनी हरियाणवी, रमानाथ अवस्थी, ब्रजेंद्र अवस्थी, तमाम बड़े कवि उसमें पधारे थे। उस कवि सम्मेलन में किसी व्यक्ति ने ये कहा कि किसी ने कहा कि पुलिस अधीक्षक भी कवि हैं। तो मंच पर अशोक चक्रधर जी ने मुझे एक कविता पाठ के लिए पुकारा जी। उस 15-20 हज़ार की भीड़ में वो मेरा पहला, कहिए एक तरह से कहिए, पहला साक्षात्कार था कवि मंच का। मैंने जब वो कविता पढ़ी, मैं समय हूँ, वो कवियों को और श्रोताओं को बहुत पसंद आई। तो अशोक चक्रधर जैसे वरिष्ठ कवि ने, मंच संचालक ने मुझे उस कविता के समापन में, कवि सम्मेलन के समापन में कहा कि आज का समापन हम पवन जैन की रचनाओं से करना चाहते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आदर था कि पहले ही कवि सम्मेलन में मुझे समापन की कविता के लिए बुलाया गया। और अगले दिन जो अखबारों में छपा वो मेरे लिए बहुत कौतूहल का विषय था कि स्थानीय कवि राष्ट्रीय कवियों के समकक्ष भारी पड़े। कहिए, मैं मानता हूँ कि वो मेरी जीवन का सबसे बड़ा क्षण था। उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि आप पुलिस की सकारात्मक छवि को लोगों के बीच में लिखते रहिए। पुलिस की नकारात्मक छवि तो लोगों में वैसे ही पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस का सकारात्मक पक्ष आना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूं कि मैंने जो कुछ भी उसके बाद लिखा है वो अशोक चक्रधर जी ने जो मुझे मनोबल बढ़ाया और मुझे प्रेरणा दी। मैं मानता हूं कि मैंने उसके बाद जितनी कविताएं लिखी हैं वो हमेशा से मेरे लिए प्रेरणापुंज रहे हैं। और मैं बचपन में अशोक चक्रधर, सुरेंद्र शर्मा, नीरज हाथरसी, हरिओम पवार, अग्निवेश शुक्ल को कॉलेज में बैठकर रातों रात सुनता था। तो मेरे मन में एक श्रोता था जी। एक कवि के रूप में मैं मानता हूँ सरगुजा का कवि सम्मेलन मेरा एक जन्म था। और जब मैं 10 साल तक मंच पे पढ़ता रहा तो इतने कवियों के साथ रहा, तो सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर को लगा कि गंभीरता और शालीनता से पवन जैन कविता करते हैं, पुलिस के उस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं जो दूसरों के वो अनुभव का विषय है। तो उन्होंने लाल किले में 2004 जनवरी में पहली बार मुझे उन्हीं के अनुशंसा पर आमंत्रित किया गया था। और इस तरह तब से लगातार एक सिलसिला चल निकला। मेरी कविताएं वहाँ के लोगों को, हिंदी अकादमी के लोगों को, मैं मानता हूं कि देश के वरिष्ठ कवियों को हमेशा अच्छी लगी कि मुझे हर बार उनकी मार्गदर्शन और आशीष मिलता है वहां पर रचना पाठ के लिए। अच्छा, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 दशक से अधिक समय हो गया आपको वहाँ दिल्ली में राष्ट्रीय। हाँ, मैं ये 10वीं बार लाल किले पर जा रहा हूँ। 2004 से 15 के बीच में एक आध अंतराल को छोड़कर लगातार मेरा कविता पाठ वहाँ रहा। तो एक चीज़ बताइए कि जब लगातार 10 साल तक कोई व्यक्ति एक मंच से निरंतर कविता पढ़ रहा है और जो मूलतः पेशा आपका चूंकि कुछ और है, आप सेवा कहीं और दे रहे हैं, तो किस हद तक संतुष्टि आपको लगती है और इसने कितना वैल्यू एडिशन किया आपने? देखिए, मैं तो एक तो ये कि जब भी मैं इस मंच पर आमंत्रित होता हूँ मुझे लगता है कि मुझे कुछ नया लिखना चाहिए जी। तो मेरी जितनी कविताएं हैं, मैं कहूँ कि उनका अगर मूल है तो उनमें से कई कविताएं तो ऐसी हैं जो मैंने पहली बार लाल किले के मंच पर ही पढ़ी थी। अच्छा। और उन कविताओं को जो सम्मान वहाँ के श्रोताओं ने दिया, मैं मानता हूँ कि उसके कारण मैं उन कविताओं को बहुत आगे तक ले जा पाया। वो कविताएं मेरी बहुत, मैं कहिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें रहीं, सराहनीय रहीं। और लोगों के लिए मुझे जो लोगों से जो प्यार मिला पूरे देश में, मेरी हमेशा, मैं मानता हूँ कि मेरी पहली प्रस्तुति अधिकांश कविताओं की लाल किले के मंच की रही है। क्योंकि वहाँ मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ नया पढ़ूँ, उसके लिए हर बार कुछ नया लिखना पड़ता है। और हर बार एक, क्योंकि मैं मूलतः व्यंग और ओज का कवि हूँ, तो मैं जो भी मेरा व्यंग है वो सामायिक है और जो मैं ओज है वो राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित करके लिखता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब वहाँ के लोग इन मेरी कविताओं के साथ जुड़ते हैं, मेरी कविताओं की सराहना करते हैं। और कई बार तो मेरी कविताएं हमेशा वहाँ के मुख्य समाचारों में प्रथम पंक्तियाँ भी बनी जी। अच्छा, तो ये बताइए कि एक कवि के रूप में पवन जैन का प्रिय कवि कौन है? मेरा प्रिय कवि अगर मैं कहूँ तो मेरा सबसे जो प्रिय कवि है वो अशोक चक्रधर हैं। वही, उन्हीं से आपको प्रेरणा भी मिली और उन्हीं को आप मानते हैं कि इस क्षेत्र में आज जो कुछ हासिल आपने किया है वो कहीं से वो यात्रा। मैं मानता हूं कि वो मेरे गुरु हैं, कवि मंचों के लिए मेरे गुरु हैं। और बड़े भाई के रूप में मैं सुरेंद्र शर्मा जी को मानता हूं कि मेरे को जितना बढ़ावा सुरेंद्र शर्मा जी ने दिया है। मैं अगर कभी किसी कवि सम्मेलन में जाता था, मुझे कुछ हिचक होती थी, तो सुरेंद्र शर्मा जी मंच संचालन के लिए खुद आते थे और वो इतना मनोबल मेरा बढ़ाते थे कि मुझे कभी पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हुई। तो मैं अगर मानूं तो एक मेरे बड़े भाई जैसे हैं और एक गुरु जैसे हैं, और इन दोनों की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँच पाया जी।
तो हमने साहित्य की बातें तो अभी की, मगर कुछ चीज़ें अभी और मुझे याद आ रही हैं। आपने न्यूयॉर्क में आयोजित 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन में और साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी सहभागिता की थी। वहाँ के कुछ अनुभव बताइए। देखिए, मैं जब विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में गया तो वहाँ दुनिया के सबसे बड़े विद्वान जो हिंदी के होते हैं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने लोग हिंदी को पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य के, उनके साथ मिलना मेरे लिए एक गौरव की बात थी। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने हिंदी साहित्य को पढ़ा नहीं, केवल हिंदी साहित्य को कवियों के माध्यम से सुना और कोशिश की अपनी भाषा को उन तक अभिव्यक्त करने की, तो मेरे लिए एक बड़ा क्षण था। लेकिन मेरा जो विषय था ज्ञान विज्ञान और हिंदी, मैं मानता हूं कि आज कितनी भी बहस इस बात पर हो सकती है, हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की देवनागरी लिपि मैं मानता हूं दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, और देवनागरी लिपि मैं मानता हूं सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि हिंदी बहुत पुरानी भाषा नहीं है। हिंदी हमारी इस भूमि की भाषा है, उर्दू जुबान से निकली भाषा है, संस्कृत के शब्दों से निकली भाषा है, इसी क्षेत्र से निकली है। तो उसकी जो वैज्ञानिकता है, क्योंकि वो पुरानी नहीं है, तो उसकी लिपि में एक वैज्ञानिकता है जो दूसरी लिपियों में नहीं है, और दूसरी भाषाओं की तरह उसको सीखना भी आसान। अच्छा, तो ये बताइए कि वो जो वहाँ न्यूयॉर्क के हिंदी सम्मेलन में आपने पढ़ा था, क्या विषय था उसका? मेरा विषय ज्ञान विज्ञान और हिंदी युवा पीढ़ी। तो मैंने ये माना था कि हमें अपनी भाषा पर अभिमान होना चाहिए जी, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे राष्ट्र कवि थे भारतीय नरचंद्र, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न सिय को सूल। तो अगर आपको अपनी भाषा पर अभिमान नहीं होगा, अगर आपको, कोई भी बच्चा हमेशा अपनी परिवेश की भाषा सीखता है। जितने बड़े वैज्ञानिक हुए वो जब अपनी भाषा में बात करते तो सहज नजर आते। हिंदुस्तान में अंग्रेजी संपर्क की भाषा तो हो सकती है लेकिन दिलों की जुबान नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में अगर कोई भाषा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की दिलों की जुबान हो सकती है तो हिंदी हो सकती है। मुझे प्रादेशिक भाषाओं से कोई वो नहीं है। जो व्यक्ति नैसर्गिक रूप से जिस भाषा में है उस भाषा में वो सबसे ज्यादा अभिव्यक्त कर सकता है। और मेरा ये दृढ़ मानना है कि मातृभाषा से श्रेष्ठतम भाषा किसी के लिए कोई नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपका ये जो काव्य संग्रह है मैं समय हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए, ये कब आया? ये काव्य संग्रह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुआ। राधा कृष्ण प्रकाशन है दिल्ली के, उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। इसमें दो चीजें हैं। एक तो मेरे को जावेद अख्तर जी जो कि भोपाल में भारत भवन में एक दो बार आए थे, उन्होंने मेरी कविताओं पर एक बहुत अच्छी समीक्षात्मक टीप लिखी और अशोक चक्रवर्ती जी ने मेरी इस काव्य संग्रह की भूमिका लिखी। मेरे एक और साहित्यिक पुरोधा हैं डॉक्टर विजय बहादुर जी, उनसे मुझे काफ़ी मतलब इसमें प्रेरणा मिली, उन्होंने भी उसकी एक समीक्षा लिखी है। जो इस काव्य संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरी कविताएं वहां पर केवल शब्द नहीं है, वहां चित्र भी हैं। और वो चित्र मेरे शब्दों की भावनाओं को आकार देते हुए, चूंकि मैं उस वक्त भारत भवन का न्यासी सचिव था, तो भारत भवन के कलाकारों ने बड़े मनोयोग से बनाए हैं। तो ये मेरी जो कविता की पुस्तक है वो दो आयामी है, उसमें शब्द भी हैं, चित्र भी हैं, भावनाएं भी हैं और अभिव्यक्ति। अच्छा, आप जैसा कि आपने खुद ही जिक्र किया कि आप भारत भवन के न्यासी सचिव भी रहे, राज्य के संस्कृति आयुक्त भी रहे, तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संस्कृति विभाग के इतने गुरुतर दायित्वों को निभाना कितना चुनौती भरा था? मैं ये मानता हूँ कि देखिए, मैं अगर कहीं जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून के पल मैंने बिताए तो पुलिस के इतर मैंने संस्कृति विभाग में बिताए। क्योंकि पुलिस में सामान्यतः आपका साहब या आपका सामना या आपका ताल्लुकात उन लोगों से होता है जो समाज को पीड़ा देते हैं। निश्चित रूप से उनके साथ कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया में आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन संस्कृति विभाग में, भारत भवन में आपका ताल्लुक उन लोगों से होता है या आपका वास्ता उनसे होता है जो समाज को आनंद देते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के जब मुझे दायित्व का जिम्मा मिला तो मेरे लिए वो बड़े सौभाग्य का क्षण था। भारत भवन उस वक्त बहुत वैसी स्थिति में था कि वो वहाँ की गतिविधियां शून्य हो गई थी। तो मैं ये मानता हूं कि भारत भवन को एक पुनर्जीवन देने की, उसके सांस्कृतिक परिदृश्य को पुनः साकार करने की एक पहल की थी। हम लोगों ने संस्कृति विभाग का और भारत भवन का एक नया कैलेंडर बनाया, साल भर वहाँ गतिविधियां हों, गतिविधियों के लिए जन सहयोग मिले, हमारी गतिविधियों में लोगों की सहभागिता हो, हमारी गतिविधियों की गुणात्मकता हो और केवल एक कला ना हो, नृत्य के साथ संगीत भी हो, रंगकर्म भी हो, चित्रकला भी हो, शिल्प कला भी हो, और वो सारी कलाओं का समुच्चय भारत भवन में दिखाई पड़ता है और उसका पूरा उपयोग हो, ये कोशिश मैंने की।
जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पुलिस अधीक्षक के रूप में मुरैना में, सीहोर में, सरगुजा में और कई अन्य ज़िलों में पदस्थ रहे, और सरगुजा में रहते हुए आपने कोयला खदान मजदूरों को ऋण से मुक्त कराने के लिए तो बड़ी एक मुहिम चलाई थी। उसको लेकर आपको TN झुनझुनवाला पुरस्कार भी मिला। तो वो सारी चीज़ें आज याद आती हैं तो कैसा लगता है? मैं मानता हूं कि अगर मुझे कुछ भी पुलिस विभाग में सबसे अच्छा करने का अवसर मिला तो सरगुजा में मिला जी। मैं वहाँ पे जब पुलिस अधीक्षक था तो वहाँ 35 कोयला खदानों में 70,000 मजदूर काम करते थे जी। मैं जब चिरमिरी में गया तो एक महिला मेरे सामने जब आई तो उसने जो बात कही तो उसको सुनकर मैं अंदर तक हिल गया। हाँ। उसने बताया कि 10 साल पहले उसके पति ने एक साहूकार से 5,000 रुपये का कर्जा लिया था जी। जिसके बदले वो 2.5 लाख की ब्याज दे चुका है और 60,000 आज भी चुकाना है। जब जब साहूकार तकाजा करने आता है उसका पति घर से भाग जाता है। जब मैंने उसका अध्ययन किया और पूरी चर्चा की तो पता चला हजारों मजदूर साहूकारों के जाल में मुक्त हैं, बंधे हुए हैं। उनका घर, उनकी पूरी आमदनी उनके गिरवी थी। वो उनके कोरे विड्रॉल फॉर्म पे साइन कराते थे और वहां पर उनका एजेंट उनसे ब्याज वसूलता था। ब्याज भी ऐसी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। फिर आपने क्या किया? मैंने एक अभियान चलाया, सूदखोरी उन्मूलन अभियान। हमने लोगों को पहले जागरूकता की, हमने पहले उनका सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हमने उनको नियम कानून से परिचय कराया। उसके बाद हमने बैंक में पुलिस गार्ड लगाए। पुलिस गार्ड लगाने के बाद हमने उन लोगों को पिन पॉइंट किया सर्वे में जो मजदूरों की पासबुक अपने यहाँ गिरवी रखे हुए थे। ऐसे 175 साहूकारों पे हमने कड़ी कानूनी कार्रवाई की। उनको महीनों तक जेल में रहना पड़ा। हमने कोशिश की कि उनको आसानी से बेल न मिले। तो उससे क्या हुआ कि कॉलोनी में पासबुकों की बरसात होने लग गई। साहूकार रात में मजदूरों के घर जाते, उनसे कहते कि हमें तुम्हारा कुछ नहीं लेना देना। 10,000 मजदूरों को हमने ऋण मुक्त कराया। 20 करोड़ उनकी ब्याज की कमाई उस वक्त हमने साहूकारों की तिजोरियों से आज़ाद कराई। मैं समझता हूँ पुलिस की सेवा में इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता था कि मुझे इस तरह के लोगों को ऋण मुक्त कराने का अवसर मिला। और जब भी मुझे आगे मौका मिला 1999 में और 2000 में सीहोर में, 2008 से लेकर 2010 तक उज्जैन में IG के रूप में मैंने मुहिम वहाँ भी चलाई और वहाँ भी सैकड़ों हजारों लोगों को ऋण मुक्त कराया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे, और ऐसा प्राय मीडिया में खबरें और सुर्खियां बनी रहती हैं कि इतना बड़ा महकमा, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल, मगर उनकी खुद की अपनी आवास की दिक्कतें बहुत बड़ी बेशुमार हैं। तो उस पूरी समस्या को आप किस तरह देखते हैं और उसको हल करने के लिए अपने कार्यकाल में आपने क्या प्रयास किया? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति 24 घंटे सड़क पर जी बिना छत के खड़ा रहकर इस बात की उम्मीद में रहता है कि आप सुरक्षित रहें, जी, कम से कम उसको कुछ सुकून के पल होने चाहिए। उसको भी लगे कि उसके परिवार के ऊपर एक छत है। राज्य शासन का ये दायित्व है, राज्य शासन ने अपने नियमों में रखा है कि आरक्षक से लेके थाना प्रभारी तक वो उनको निःशुल्क आवास प्रदान करेंगे। लेकिन शासन की जो वित्तीय सीमाएं होती हैं उसमें संभव नहीं हो पाता। अभी तक 30% लोगों को ही शासन आवास दे पाया है। तो एक बड़ा काम था। जब मैं पुलिस हाउसिंग में गया तो वहाँ भी स्थितियाँ बहुत वैसी थी, विषम थी, काम नहीं हो पा रहे थे। हमने कोशिश की राज्य शासन से, केंद्र शासन से कि इस तरह का सहयोग मिले। कुछ योजनाएं नहीं आई तो पुलिस हाउसिंग मेरे टाइम में ऐसे दौर में थी कि उस पर कभी भी ताले लग सकते थे। मैंने 2 साल में कोशिश की कि पुलिस हाउसिंग को नया आकार मिले। ये जो आज पुलिस मुख्यालय देख रहे हैं, इसकी नींव मैं ये मान सकता हूँ कि इसकी नींव में एक ईंट बनने का सौभाग्य मुझे मिला था। आज ये बड़े महल के रूप में परिवर्तित हुआ है। पुलिस हाउसिंग जो पहले मुश्किल से 15 करोड़ का काम करती थी, आज 300 करोड़ का टर्नओवर उनका है। और वो निरंतर, पहले वो कुछ सैकड़ों मकान बनाते थे, आज हजारों मकान बना रहे। लेकिन मैंने कहा ना कि चूंकि पुलिस बल की प्रक्रिया भी निरंतर बढ़ती होगी, वृद्धि होगी, तो ये और इसमें विस्तार की आवश्यकता है। अभी पुलिस का जो मैं कह सकता हूँ 30% से 35% तक हम लोगों का आया है। इसको 50% तक जाने में अभी कुछ समय लगेगा। लेकिन चूंकि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और राज्य शासन इस मामले में पुलिस के आवासों को लेकर काफ़ी गंभीर है, रख रखाव को लेकर भी, और दूसरी चीज़ जो है कि नए आवास के निर्माण को लेकर भी उनकी सक्रियता निरंतर है। और मैं मानता हूँ अगले 5 सालों में पुलिस की जो आवास है उसमें काफ़ी उत्तरोत्तर सुधार होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जिक्र किया कि जो मध्य प्रदेश पुलिस का नया पुलिस हेडक्वार्टर भवन अत्याधुनिक बना है, इसमें भी आपका शुरुआती दौर में योगदान रहा। आज आप इस इतने अत्याधुनिक पुलिस मुख्यालय को भारत के अन्य राज्यों के पुलिस मुख्यालयों की तुलना में इसका एवेल्यूशन कैसे करें? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं जी। एक तो मैं कह सकता हूँ कि इतनी कम लागत में कोई इतना सुंदर भवन
हिंदुस्तान में किसी दूसरे पुलिस विभाग या किसी और विभाग के पास नहीं है। इसकी लागत मात्र 26 करोड़ आई है। दूसरी बात, पुलिस हाउसिंग ने इसमें अपने बचत की 9 करोड़ राशि लगाई है। जब इसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए अधिक राशि की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपनी बचत में से दिया, जो कोई भी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान में नहीं करेगा। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ का जो दृश्य है, तालाब किनारे की जो लहरें हैं, वैसा दृश्य हिंदुस्तान की सरकारी इमारतों के सामने नहीं मिलेगा। तो एक तो इमारत बहुत सुंदर है, लागत कम आई है, और तीसरी बात यह कि यहाँ का दृश्य मन में शांति प्रदान करता है। जब आप यहाँ बैठकर पुलिस के भविष्य की योजनाएं बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको एक शांति मिलेगी, जिस तरह की शांति की आपको आवश्यकता है। अभी मैं जिस समय आपके इस नए पुलिस मुख्यालय में प्रवेश कर रहा था और अंदर जब आपके दफ्तर में आने का अवसर मिला तो मुझे बिल्कुल एकदम लगा कि मैं किसी कारपोरेट कंपनी के दफ्तर में जा रहा हूँ। बिल्कुल आधुनिक लगा ही नहीं कि कोई पुलिस का पारंपरिक। नहीं, ये आधुनिक आपको लगे जरूर। हमने कोशिश की है कि इसकी साफ सफाई हो। दूसरा क्या है कि एक ऐसा तंत्र है जहां हमारे कर्मचारियों को बड़ा अच्छा लगता है। उनने कभी कल्पना नहीं की थी कि इतने अत्याधुनिक सुसज्जित भवन में वो बैठेंगे। यहाँ के ये हुआ है कि हमारी इससे कार्य करने की ऊर्जा क्षमता बढ़ गई है। हमारे लोगों का उत्साह ये है कि वो आधा घंटे पहले आके आधा घंटे बाद जाते हैं। हमारे आईजी साहब भी आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। वो पूरे कार्यालय पर मतलब एक ही जगह से वो पूरा नियंत्रण कर सकते हैं। आपको अलग अलग लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं मानता हूं कि पिछले 2 महीने का हमारा अनुभव रहा है कि हमारे काम की ऊर्जा भी बढ़ी है और जो एक मानसिक थकान होती थी उसमें कमी आई। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आप पुलिस में अतिरिक्त महानिदेशक हैं और योजना का काम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस बल की जो मुख्य समस्याएं मोटे तौर पे सामने आती हैं, उनमें एक तो रहता है कि पुलिस बल की कमी है, आधुनिक वाहनों की कमी है, आधुनिक संचार साधनों की कमी है। हालांकि बीते पिछले 1 दशक में काफ़ी नई चीज़ें जुड़ी है। पुलिस व्यवस्था में अपना एक स्वयं का नेटवर्क तैयार हुआ है। आपने मोबाइल टेलीफोन्स को लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हर थाने के क्षेत्र में आपको एक पुलिस के अधिकारी का जिससे संपर्क करना, उसका मोबाइल नंबर आज लोगों को दिखा मिलता है। यदि आप किसी थाने में जाएँ तो आज आपको कंप्यूटर से रिपोर्ट की प्रति मिल जाती है। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी है, इसको पुलिस महकमे को और अधिक कार्यकुशल और अधिक दक्ष बनाने में कितनी मदद इससे मिली? ये निश्चित रूप से अत्याधुनिक तकनीकी ने हमें और कुशल बनाया। इसको हम कह सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लायर है जी। पुलिस बल की हम वृद्धि नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको वाहन, साधन, संसाधन देंगे तो उसका और बेहतर उपयोग हो सकता है जी। और मैं एक घटना में आपके 2 घटनाओं का अंतर आपके बीच में रखना चाहता हूँ जी। मैंने संसद के सामने हमला हुआ या बम्बई में हमला हुआ, मुझे कहने में बड़ा फक्र होता है कि जब देश पर मरने की बात आई तो सबसे पहले खाकी के सिपाही आए, जिन्होंने 9 सिपाहियों ने पूरे देश की रक्षा की। और लेकिन सबसे बड़ा अंतर अभी आया जब 2 घटनाएं हुई पूरी दुनिया में। एक ऑस्ट्रेलिया में कैफे पर हमला हुआ और एक पेशावर में सैनिक स्कूलों में। पेशावर के सैनिक स्कूलों में बच्चे की जो मासूमियत का कत्ल हुआ, पहली बार हुआ जब मैंने 50 साल में हिंदुस्तान की हर माँ की आंख में आंसू देखे। सरहद की ऐसी पीड़ा हिंदुस्तान ने कभी इतनी शिद्दत से महसूस नहीं की जी। लेकिन उन दोनों घटनाओं में एक बहुत मामूली अंतर था। ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी से लड़ने के लिए रॉबर्ट कॉप गया था और उस रॉबर्ट कॉप ने 40 लोगों को जिंदा बचा लिया। पेशावर के आर्मी स्कूल में इतने सारे सुरक्षा साधनों के बावजूद हम आतंकियों से मासूमों की रक्षा नहीं कर पाए। तो अगर हमारे पास आधुनिक तकनीकी होगी तो हम दुनिया की बढ़ती हुई चुनौतियों को, आधुनिक समस्याओं को, और जिस तरह का परिवेश आज पूरी दुनिया में हो रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कानून को नहीं मानते, उनके अंदर शैतानियत और हैवानियत है, उससे लड़ने के लिए हमारे तंत्र को आधुनिकतम बनाना होगा और हमें अपने सुरक्षा बलों को भरोसा देना होगा कि हम आपको वो सारे साधन देंगे ताकि आप देश के दुश्मनों से लड़ सकें जी। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे, आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इतना लंबा अरसा आपका पुलिस महकमे में बीता सेवा करते हुए, पुलिस की जो पुराने ज़माने में छवि होती थी वो पुलिस बल की, एक हवलदार की, एक थानेदार की, बड़ी क्रूर किस्म की होती थी। मगर इन दिनों जो पुलिस का नया इंटेक आ रहा है जिसमें पढ़े लिखे सुशिक्षित युवक आपके पुलिस महकमे में भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो जवान के रूप में हो, हवलदार के रूप में हो, सब इंस्पेक्टर के रूप में हो, तो आप स्वयं अपने दृष्टिकोण से इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? मैं ये मानता हूँ कि ये बदलाव बेहतर है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे कानून प्रक्रिया संहिता हमने अंग्रेजों से उधार लिए थे जी। आज़ादी से पहले की पुलिस साम्राज्यवादी देश के हितों की रक्षा करने वाली पुलिस थी जी। आज आज़ादी के 65 साल बाद की जो पुलिस है, ये देश के सामान्य जन की सुरक्षा की पुलिस है। इसको देश के सामान्य जनों की सुरक्षा करनी है। तो अगर आपका जनता से संवाद नहीं होगा जी, नगर जिस तरह से पूरी दुनिया में कम्युनिटी वॉच का है,
तो अगर हमें लोगों में विश्वास पैदा करना होगा तो हमें उनके साथ संवाद करना होगा। हम अपने पुराने क्रूर कठोर रवैये से आतंकियों में और अपराधियों में तो खौफ पैदा कर सकते हैं, लेकिन शरीफों में चैन नहीं ला सकते। और मेरा ये मानना है कि पुलिस का मूल काम यही है कि शरीफ चैन से रहे और बदमाश बेचैन रहे। और अगर हमें शरीफों का चैन रखना है तो हमें जनता के साथ संवाद करना होगा। अच्छा, अब चूंकि हम इंटरव्यू काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, अब इस आगे बढ़ते हुए एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास में पुलिस महकमे की योजना का मुख्य दायित्व है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस को और अधिक आधुनिक बनाने की क्या योजनाएं हैं आपकी? मैं ये मानता हूं कि हमने जो योजनाएं ली हैं और राज्य शासन ने बहुत ही, मैं मानता हूं कि हम लोगों को पिछले 2-3 साल में इतना सहयोग मिला है राज्य शासन का। हमारी करीब 45 नवीन योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उसमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं, अगर वो लागू हो जाएंगी, जो कि अभी अंतिम चरण में हैं। एक डायल 100 योजना है, जिसमें आप कहीं से भी डायल करेंगे 5-10 मिनट में आपके पास पुलिस का वाहन पहुंच जाएगा। अच्छा, ये पूरे प्रदेश में आप कहीं से भी करेंगे तो हमारे स्टेट हेडक्वार्टर पे कॉल आएगा और 10-15 मिनट में हमारा फर्स्ट रेस्पॉन्डर गाड़ी होगी, वो पुलिस के साथ पहुंचेगी। ये योजना अंतिम चरण में है, कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जा रही है, उसके लिए हमें वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। दूसरी योजना 61 शहरों में सुरक्षा के लिए CCTV लगाने की है। ये योजना भी 11 शहरों में हम इस साल शुरू करने जा रहे हैं। तो हमें एक आंतरिक सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिलेगा, हमें पब्लिक के रिड्रेसल के लिए बेहतर चीज़ें मिलेगी, हमें बड़े शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट की चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा तमाम योजनाएं हैं जो पुलिस को, मैं समझता हूं, अगले 5 साल में मध्य प्रदेश को नया रूप प्रदान करेंगी। अच्छा जैन साहब, बहुत अच्छी बातचीत हुई, मगर चलते चलते चूंकि बात कविता से शुरू हुई थी और हम इसको समापन भी कविता से करना चाहेंगे, कोई अपनी पसंद की एक कविता और सुना दीजिए हमारे देखने वालों के लिए। मैं निश्चित रूप से एक ऐसा छोटा सा दृश्य कविता के माध्यम से आपके बीच रखना चाहूँगा। जी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है जी। जब भी मध्य प्रदेश की चर्चा होती है तो यहाँ के टाइगर और शेरों की चर्चा होती है। में जाएं हम लोग, जंगल में ऐसे दृश्य बहुत आम होते हैं जब नन्हे चीतल को मारकर शेर शावक खा रहे होते हैं और उनकी माँ शेरनी उन्हें दुलारती है, उन्हें चाटती है। थोड़ी दूर वहीं झाड़ी में खड़ी उस नन्हे चीतल की माँ अपनी बेबसी और व्यवस्था पर आंसू बहा रही होती है। मित्रों, ये जंगल है, यहाँ एक माँ की चीख दूसरी माँ को सुनाई नहीं देती। लेकिन हम जंगल में नहीं, हम गांव, कस्बे, शहर, कहीं भी बस्ती में रहते हों, अगर हम अपनी माँ, बेटी, बहन और पीड़ित की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम में और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। मैं ये शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूँ। हम मानव हैं, हम मानव हैं, हमको माँ की चीख सुनाई दे, फूलों पत्तों में जीवन का रूप दिखाई दे। जंगल में अच्छे लगते हैं जंगल के कानून, इंसानों की बस्ती है, कुछ फर्क दिखाई दे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही मार्मिक संवेदना की अभिव्यक्ति आपकी इन पंक्तियों में सुनाई देती है और आपके अंदर छुपाए कवि हृदय सहज ही हमें इस समय अनुभव कर रहे हैं। आज आमने सामने कार्यक्रम के लिए आपसे काफ़ी रोचक बातचीत हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में हम फिर किसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।